नमस्कार, आप देख रहे हैं कल की तैयारी। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे। वैसे तो कल छुट्टी है, तो आने वाले कल की हम एडवांस में तैयारी आपकी कराएंगे। जी हाँ, कोशिश हमारी यही होती है कि हम आज के बाजार के ट्रेंड्स को पकड़ें अपने एक्सपर्ट के जरिए और आपकी एडवांस तैयारी कराएं, ताकि जब आप कल के बाद परसों बाजार में उतरें यानी शुक्रवार के दिन, तो आपको लेवल्स का एक अंदाजा हो, जिससे आपकी बाजार की तैयारी आसान बन सके। जी हाँ, यही कोशिश रहती है। हम इसके साथ ही तमाम सेक्टर्स पर भी विशेष राय लेते हैं और इन सब के बीच में हम आपको बता दें कि बाजार का ब्यौरा सबसे जरूरी है। तो बाजार में इस वक्त की चाल किस तरह की है, जरा सबसे पहले उस पर एक निगाह डालते हैं। तो बाजार में देखिए, निफ्टी जो है वो 24,340 के पास निफ्टी ने क्लोजिंग ली और यहां पर कह सकते हैं कि एक फ्लैट क्लोजिंग निफ्टी की साफ तौर पर नजर आई। वहीं बात करें अगर हम बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी में 300 अंकों से ज्यादा की गिरावट हमें देखने को मिली और 55,087 के स्तर पर बैंक निफ्टी ने क्लोजिंग ली। अगर आज के बाजार में हम मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स को देखें, तो आप एक बार लेवल्स देखिए कि निफ्टी मिड कैप जो है वो लगभग 1% की गिरावट पर बंद हुआ। वहीं स्मॉल कैप में भी गिरावट हावी रही और ये लगभग 0.25% की गिरावट पर क्लोजिंग यहां पर ब्रॉडर इंडेक्स में नजर आई। आज के अगर हम निफ्टी के टॉप गेनर्स की बात करें, तो HDFC लाइफ 4% चढ़कर बंद हुआ। मारुति सुजुकी लगभग 3.5% की तेजी यहां पर नजर आई। भारतीय एयरटेल 2.25% का उछाल हमें देखने को मिला। इसके अलावा SBI लाइफ लगभग 2% की तेजी हमें आज देखने को मिली। पावर ग्रिड, सन फार्मा और जियो फाइनेंस 1 से 1.5% चढ़कर बंद हुए। दबाव कहां रहा, निफ्टी के लूजर्स की लिस्ट जरा लेकर आइए। बजाज फिनसर्व, बजाज फाइनेंस यानी बजाज ट्विंस जिन्हें आप जानते हैं, इन दोनों में अच्छी खासी गिरावट 5 से 5.5% टूटकर बंद हुए। वहीं ट्रेंट में भी आज एक मुनाफा वसूली का दिन रहा। 4% की गिरावट यहां पर देखने को मिली। टाटा मोटर्स और SBI लाइफ में 3% तक की गिरावट हमें देखने को मिली। अब चलिए बात करते हैं अल्ट्राटेक सीमेंट की और कोल इंडिया की। तो यहां पर भी 1.5 से 2% तक की गिरावट हमें देखने को मिली। जरा एडवांस डिक्लाइन रेशियो यानी मार्केट ब्रेथ भी लेकर आइए, जो बताता है कि 536 शेयर ऐसे थे आज जो कि हरे निशान में कारोबार करते नजर आए और महज 2156 शेयर ऐसे रहे जिन पर दबाव नजर आया। यानी कि आज डिक्लाइन का पलड़ा साफ तौर पर भारी होता हुआ नजर आया। इन सब के बीच में कहां कहां और एक्शन रहा वो बता देते हैं। रियल्टी शेयरों में आज रौनक रही। लोधा, गोदरेज, फिनिक्स, इन सभी में अच्छा खासा जो है वो तेजी देखने को मिली। टायर शेयरों में आज अच्छी रफ्तार देखने को मिली। सीएट का शेयर, जेके अपोलो, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज, ये सभी ऊपर चढ़कर बंद हुए। टाटा ग्रुप के शेयरों पर जैसा हमने बताया, ट्रेंड पर आपने प्रेशर देखा ही, बाकी स्टॉक्स पर भी आज दबाव देखने को मिला। इन सब के बीच में मैं चर्चा में शामिल करना चाहूंगा विमेन फ्रॉम मोतीलाल ओसवाल। स्नेहा पोद्दार जी हमारे साथ इस वक्त चर्चा में जुड़ रही हैं। स्नेहा, बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती समय देने के लिए। तो सबसे पहले बाजार पर ही राय दीजिए कि ये जो दबाव नजर आया है, जो एक एक्सपेक्टेड था कि करेक्शन नजर आ सकता है, इसे कैसे देख रही हैं? और अब कल तो छुट्टी है, शुक्रवार को जब लोग तैयारी करने उतरे तो वो क्या ध्यान दें? गुड आफ्टरनून प्रशांत जी। जैसा कि आपने कहा कि मार्केट में जो हम एक करेक्शन अभी विटनेस कर रहे हैं वो थोड़ा एक्सपेक्टेड था, बिकॉज अगर आप देखेंगे तो रीसेंट लो से मार्केट मैंने निफ्टी कुछ 10% गेन कर लिया लास्ट फ्यू सेशंस में। 10% गेन के बाद ये करेक्ट प्रॉफिट बुकिंग आना एक नेचुरल है मार्केट के लिए। एंड मेरा मानना है कि अब मार्केट इस लेवल पे थोड़े टाइम कंसोलिडेट करेगा। ग्लोबल लेवल पे जो टेरिफ्स को लेके जो भी अनसर्टेनिटीज थी वो थोड़ी धीरे धीरे करके रिड्यूस होती जा रही, बिकॉज होप है कि कहीं ना कहीं सब कंट्रीज अग्रीमेंट पे रीच आउट कर जाएंगे। डोमेस्टिक फ्रंट पे इंडिया पाकिस्तान टेंशन अभी भी है, सो बिकॉज ऑफ इट हो सकता है कि मार्केट में जो और अपसाइड फर्दर यहाँ से थोड़ा सा कैप रहेगा, अनलेस अंटिल क्लैरिटी उस लेवल पे इमर्ज हो जाए। अदरवाइज Q4 नंबर्स काफी कुछ इन लाइन है। की मॉनिटरेबल्स अब जो रहेगा मार्केट के लिए एंड जो एक डायरेक्शन प्रोवाइड कर सकता है वो नेक्स्ट वीक जो फेड की इंटरेस्ट रेट डिसीजन है,
मार्केट काफ़ी कुछ एक्सपेक्टेशन बिल्ड इन कर रही है कि फेड जो कि बीच में एक पॉज़ ले लिया था उन्होंने, वापस से रेट कट रिज़्यूम कर सकती है। सो इन केस अगर रेट कट अनाउंस होता है, तो ऑब्वियसली मार्केट को एक नया डायरेक्शन मिलेगा। नहीं तो कहीं न कहीं वो डिसअपॉइंटमेंट वापस सेट इन होगी। तो काफ़ी कुछ पॉजिटिव डेवलपमेंट्स है, बट स्टिल देयर आर फ्यू अनसर्टेन सिनेरियोज़ जिसके कारण अब मार्केट थोड़ा कंसोलिडेशन मोड में जा सकता है। सो फ्राइडे मोस्ट प्रोबब्ली हम एक कंसोलिडेटिव मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो ये है बाजार पर राय। स्नेहा जी, अब हमें जरा जो सेक्टर्स आपको पसंद आ रहे हैं या ऐसे सेक्टर्स जो करेक्शन में थोड़े आकर्षक लग रहे हो, तो उसके बारे में भी जरा बताएं। जी, जो सेक्टर्स जो अच्छे लग रहे हैं, जहाँ अच्छा खासा हमने करेक्शन विटनेस किया है, तो एक ऑटो की हम बात कर सकते हैं। ऑटो की जो अभी सिनेरियो है, ग्रोथ थोड़ी मॉडरेट हो गई है, सो ऑब्वियसली कहीं न कहीं वो वैल्यूएशंस में रिफ्लेक्ट किया है, एंड वैल्यूएशंस काफ़ी करेक्ट हो गए हैं। तो नियर टर्म अभी भी ग्रोथ थोड़ी मॉडरेट ही रहेगी फॉर नेक्स्ट 1 टू 2 क्वार्टर्स, बट अगर हमें लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से एक्यूमुलेट करना है, तो ऑटो एक सेक्टर जिसे एक्यूमुलेट कर सकते हैं, बिकॉज़ सेकंड हाफ से वापस वही डिमांड रिकवरी स्टार्ट हो जाएगी। सो जो ग्रोथ अभी एक काफ़ी मॉडरेट हो चुकी है, फोर व्हीलर्स एंड आपके सीवीज़ वो सब में ट्रैक्शन आना स्टार्ट हो सकता है। सो ऑटो इज़ वन सेक्टर जहाँ पे फोकस रखना चाहिए। नेक्स्ट आई वुड सजेस्ट एनबीएफसी, बिकॉज़ आरबीआई ने जो रेट कट साइकिल स्टार्ट किया है, सो एनबीएफसी इज़ अ मेजर बेनिफिशियरी उस रेट कट साइकिल के नंबर्स भी काफ़ी ठीक-ठाक आ रहे हैं। कुछ कंपनीज़ के अच्छे नंबर्स आए, कुछ के थोड़े वीक आए, बट जो ओवरऑल जो कमेंट्री निकल के आ रही, क्रेडिट कॉस्ट पीक आउट हो रहा है इन सब एनबीएफसीज़ के लिए, एंड ग्रेजुअली यहाँ से अब इम्प्रूवमेंट ही स्टार्ट होना है। सो माय सजेशन वुड बी कि एनबीएफसीज़ जो कि अभी तक रैली में बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट नहीं किए, आप उन पे फोकस करिए, एंड दे कैन गिव गुड रिटर्न्स। तो ये है राय आपको मिलती हुई, खासतौर पे ऑटो और जिस तरह से बैंकिंग सेक्टर है आकर्षक नजर आता हुआ, वहां नजर रखिए। चलिए, अब यूट्यूब पर जो आपने सवाल भेजे हैं, स्नेहा जी, कमर कस लीजिए और उनके जवाब देने हैं। बहुत सारे सवाल इस बाजार में लोगों के हैं, बहुत सारी शंकाएं हैं। पहला सवाल पश्चिम बंगाल से हमारे पास आया हुआ है और ये सवाल विरल हैं और इन्होंने वेस्ट बंगाल बडकुला से अपना सवाल हम तक पहुंचाया है। एचएएल हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, इनकी खरीदारी है, 15 शेयर हैं, 4101 की इनकी बाइंग है। तो पहले तो मैं ये कहूंगा कि बड़े इंपॉर्टेंट लेवल पे इन्होंने बाइंग की है कि इस बाजार में भी इन्होंने डिफेंस क्षेत्र की अग्रणी कंपनी में जिन लेवल्स पे खरीदारी की है वहां से कम मुनाफा तो बटोर रहे हैं। तो बताइए, 4101 की बाइंग से आगे क्या नजरिया बन रहा है? जी देखिए, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स पे हमारा काफ़ी पॉजिटिव है। इनफैक्ट ओवरऑल डिफेंस स्पेस बहुत ही अच्छा कर रहा है। हमने अच्छा एक एक मूवमेंट देख लिया लास्ट 1 वीक टू 2 वीक्स में। सो एक बात वहाँ नेचुरली है कि एक पॉज़ आ सकता है, बट फ्रॉम अ लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव एक ये बहुत स्ट्रॉन्ग थीम है। गवर्नमेंट का जो फोकस है ऑन डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग, वो क्लियर कट निकल के आ रहा है। सो इन्वेस्टमेंट्स यहाँ से 10 फोल्ड इंक्रीज हो सकते हैं। प्लस इंडिया के अगर हम FY 25 में एक्सपोर्ट्स देखेंगे, तो वो भी मल्टीपल्स में ग्रो हुए हैं, एंड आगे जाके ये और बढ़ने ही वाला है। प्लस जो रिसेंट में जो राफेल के जो डील हुए हैं, तो उससे स्मॉल एंड लार्ज साइज ऑल डिफेंस कंपनीज वुड गेन। एचएएल तो सबसे बड़ा बेनिफिशियरी है ही। सो एचएएल का मेन इशू था अभी तक कि उनके पास उनके जो पास्ट ऑर्डर बुक है उनमें इंजन डिलीवरी बेसिकली तो डिले हो गई थी, जिसके कारण एग्जीक्यूशन थोड़ा इम्पैक्टेड हो गया था। बट नाउ वो डिलीवरी FY 26 से स्टार्ट होने वाली, सो उनके एग्जीक्यूशन की जो पेस है दैट विल पिक अप। सो FY 26 ऑनवर्ड्स इनके नंबर्स काफी हेल्दी एक्सपेक्टेड है, एंड जो ऑर्डर बुक है वो नेक्स्ट 4 to 5 years क्लियर कट विजिबिलिटी प्रोवाइड करता है। सो एचएएल इज वन ऑफ आवर टॉप पिक्स, एंड माय सजेशन वुड बी कि आप इन्हें पोर्टफोलियो में लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करें। ठीक है, लॉन्ग टर्म के लिए पोर्टफोलियो स्टॉक है, बने रहने की आपको सलाह। चलिए, अमित सिंह का सवाल लेते हैं। कोलकाता से हमारे पास इन्होंने अपना सवाल भेजा है। क्या बात है, आज पश्चिम बंगाल से काफ़ी सवाल आ रहे हैं हमारे पास। डॉक्टर रेड्डीज लैब में खरीदारी की है। बाइंग प्राइस में बता देता हूँ, 1200 की इनकी खरीदारी है और 700 क्वांटिटी इन्होंने ली हुई है। फिलहाल 11,000 से ज़्यादा का नुकसान झेल रहे हैं। स्नेहा जी, डॉक्टर रेड्डीज 1200 की बाइंग, क्या राय है?
ओके, सो डॉक्टर रेड्डी, मेरी सलाह रहेगी कि आप माने अगर लॉन्ग टर्म व्यू है तो आप होल्ड कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म व्यू में थोड़े से नियर टर्म में एज़ सच कोई ट्रिगर नहीं है। नंबर्स अभी तक इसके अनाउंस नहीं हुए हैं, बट अगर Q3 की बात करें तो उसमें जो इनका एक मेन प्रोडक्ट था रेवलिमिड, उसके सेल्स थोड़े इम्पैक्टेड थे एंड जिससे कि ओवरऑल नंबर्स ही काफ़ी वीक आए थे। एंड नेक्स्ट मैंने जो उस समय जो मैनेजमेंट ने कमेंट्री भी दी थी, थोड़ी-सी स्लोअर अर्निंग्स ग्रोथ एक्सपेक्टेड है ओवर नेक्स्ट 1 और 2 क्वार्टर्स। तो मेरी सलाह रहेगी कि अगर शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव से तो आप इससे निकल के किसी दूसरे काउंटर में स्विच करिए। अदरवाइज़ फ्रॉम अ लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव आप इससे होल्ड कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म का नजरिया है तब तो आपको स्विच करने की सलाह, लेकिन लॉन्ग टर्म का नजरिया है तो बने रहें। चलिए बढ़ते हैं आगे। प्रमोद सत्या जयपुर राजस्थान से अपना सवाल हम तक पहुंचाया इन्होंने। जिंदल स्टेनलेस स्टील 1200 शेयर इन्होंने खरीदे हैं। 748 इनकी बाइंग प्राइस है। अच्छा खासा नुकसान झेल रहे हैं, बताइए स्नेहा जी। ओके, सो मेटल्स की अगर हम बात करें तो मेटल्स में काफी वॉलेटिलिटी देखने को मिल रही है। सो ग्लोबल लेवल पे एक्चुअली बिकॉज इतनी अनसर्टेनिटीज है, सो पहले टेरिफ सिचुएशन के कारण ग्लोबल प्राइसेस काफी मेल्ट डाउन हो रहे थे। अभी कहीं ना कहीं वहां पे थोड़ी रिस्पाइट मिल रही है बिकॉज चाइना से एक्सपेक्टेड है कि शायद स्टिमुलस अनाउंस हो जाए। सो ये वॉलेटिलिटी के कारण अगर हमारी बाइंग हाई प्राइस में हो जाती तो एक रॉन्ग साइड में हम अटक सकते हैं। सो मेरी सलाह रहेगी बिकॉज ये हाईली वॉलेटाइल सेक्टर है, तो आपको डेफिनेटली इसमें अप्स भी देखने को मिलेंगे एंड उस मौके में बेटर है कि निकल जाए बिकॉज अभी ग्लोबल लेवल पे जब तक स्टेबिलिटी नहीं आती इनके प्राइसेस ऐसे ही फ्लक्चुएट करेंगे। तो आपको लेवल्स का ध्यान रखना है और एग्जिट के मौके खोजिए। शंकर जांगीण राजस्थान से हमारे अगले दर्शक हैं जिन्होंने अपना सवाल यूट्यूब पर पूछा है। शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, और यहाँ पर इन्होंने 240 के भाव पे खरीदारी की हुई है और कह रहे हैं कि बताइए आगे क्या किया जाए। स्नेहा जी बताइए, ऊपरी स्तरों की इनकी भी बाइंग है, 240 का लेवल। ओके, सो शिपिंग कॉर्पोरेशन पे एज सच व्यू नहीं है, बट जो ओवरऑल शिपिंग स्पेस है मैंने अच्छे करेक्शन के बाद अब ये कंसोलिडेशन मोड में आ गए एंड ग्रेजुअली नीचे के स्तर से इनमें थोड़ी इम्प्रूवमेंट दिखाई दे रही एंड स्पेशली बिकॉज जो नेवल आर्मी है उनके वहां से रिक्वायरमेंट्स काफी आ रहे। सो गवर्नमेंट एक्सपेक्टेड है कि उस एरिया में भी इन्वेस्टमेंट्स ड्राइव करे। सो इनफैक्ट रिसेंट में कुछ डील्स भी हुई थी। सो ये एक जो बॉटम आउट होना था इन स्टॉक्स में बॉटम आउट हो गया है। सो अगर आप पेशेंटली होल्ड कर सकते हैं तो इसे होल्ड करना चाहिए। पॉसिबिलिटी है कि ये आपको 240 250 के लेवल्स इनमें देखने मिल सकते हैं। तो होल्ड करने की सलाह, लेकिन पूरे क्षेत्र पर खास निगाह रखिए। विस्तार से आपको राय मिली है। हरीश मांझी जी का सवाल लेते हैं। एनबीसीसी पर राय जानना चाहते हैं और एनबीसीसी इन्होंने 100 शेयर लिया है। 95 रुपए के आसपास की इनकी खरीद है, मतलब फिलहाल जिस भाव पे है उसी के आसपास की इनकी खरीदारी है। बताइए एनबीसीसी पर आगे नजरिया क्या बन रहा है। सो बेसिकली क्या है कि जब ओवरऑल कंस्ट्रक्शन स्पेस में आप देखेंगे तो ऑर्डर इनफ्लो थोड़ी सी माने वीक पोजीशन पे है। माने पोस्ट इलेक्शंस हम सॉरी हाँ, पोस्ट इलेक्शंस इन नवंबर दिसंबर थोड़ा सा पेस पिकअप हुआ था गवर्नमेंट केपेक्स का ऑन दी कंस्ट्रक्शन साइड, बट ये वापस फिर से मॉडरेशन मोड में चले गए। सो बेसिकली नेक्स्ट मोमेंटम आने के लिए स्टॉक में गवर्नमेंट के एंड से ये वापस से मोमेंटम पिकअप होना जरूरी है। सो ओवरऑल रियल एस्टेट मार्केट डिसेंट कर रहा है, बट वहां पे भी थोड़ी मॉडरेशन आ गई एंड एनबीसीसी जो कि लार्जली मैंने गवर्नमेंट के रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स वगैरह ज्यादा हैंडल करती, तो जब तक वहां पे ट्रैक्शन नहीं आएगा ऑर्डर इनफ्लो का तो तब तक इस स्टॉक में आपको ज्यादा मोमेंटम दिखेगा नहीं। सो इसे आप बेसिकली एक वॉच पे रखिए एंड होपफुली मोमेंटम पिकअप होना चाहिए यहाँ से। सो स्टॉक तब आपको अच्छे लेवल्स 120 130 के लेवल्स दिखा सकता है।
तो ये है राय आपको मिलती हुई एनबीसीसी पे। रीशु मिश्रा दिल्ली से इन्होंने अपना सवाल अपना यूट्यूब पर पहुंचाया है। टाटा मोटर्स पे राय जानना चाहती हैं और इन्होंने 552 के स्तर पे ख़रीदारी की है और पूछ रही हैं कि क्या एग्जिट करने लेना चाहिए या 700 तक के लेवल्स अगर समय दिया जाए तो नज़र आ सकते हैं। इन्होंने बहुत ही अच्छे लेवल पे इनफैक्ट इनकी एंट्री है, सो इस लेवल पे तो नहीं निकलना चाहिए बिकॉज़ टाटा मोटर्स में जो भी नेगेटिव्स प्राइसिंग होने थे वो हो गए हैं। सो बेसिकली टाटा मोटर्स का प्रॉब्लम ये है कि इनका ग्लोबल एक्सपोज़र काफ़ी हाई है। सो यूएस, यूरोप, चाइना तीनों ही मेजर मार्केट्स से इनकी रेवेन्यू आती है एंड बिकॉज़ ये टैरिफ वॉर के चलते ओवरऑल एक स्लो डाउन आ गया था। सो एज एंड व्हेन जब क्लैरिटी थोड़ी सी टैरिफ्स को लेके इमर्ज होगी अगेन डिमांड रिवाइव हो सकती, तो थोड़ा वेट एंड वॉच सिनेरियो है। वन लाइक फ्यू मंथ्स में थोड़ी सी क्लैरिटी इमर्ज होगी, बट ये लेवल्स पे निकल के माने कोई सेंस नहीं बनता है। ये लेवल्स का वैल्यूएशंस बहुत ही अट्रैक्टिव है एंड एज एंड व्हेन जब भी globally things settle down होंगी, so again the demand will pick up and Tata Motors will be one of the first companies जो कि benefit करेगी। So इसे आप hold करिए and in next 1 year definitely यहाँ से हमें 700 725 के levels हम expect कर सकते हैं। चलिए, तो फिलहाल आज हम इतने ही सवालों को शामिल कर पाएंगे, लेकिन आप अपने सवाल यूट्यूब पर कमेंट करते हुए हम तक पहुंचाइए। अभी फिलहाल हम बढ़ेंगे आगे और लेकर आते हैं आपके लिए वीआईपी शेयर्स। स्नेहा जी जरा बता दीजिए फटाफट से, समय कम है, कि आज आपकी पसंद क्या है। ओके, सो मेरी पहली पसंद है एचडीएफसी लाइफ। हाल फिलहाल में कंपनी की रिजल्ट्स आई थी जो कि डिसेंट नंबर्स थे एंड प्रोडक्ट मिक्स में चेंजेस के कारण इनके वीएनबी मार्जिन्स भी इम्प्रूव हुए थे। सो ओवरऑल जो रेगुलेटरी हर्डल्स जो इंश्योरेंस कंपनीज फेस करी थी लास्ट ईयर, उस पे कंपनी ने रिवर्क करके न्यू प्रोडक्ट लॉन्चेस किए जिनके बेनिफिट अब इस साल में दिखाई देंगे। सो एचडीएफसी लाइफ मेरी पिक रहेगी एंड इसमें टारगेट प्राइस है 850 का। मेरी नेक्स्ट पिक है बजाज फाइनेंस। सो नंबर्स इन लाइन विद एक्सपेक्टेशन थे। कंपनी ने बोनस और स्टॉक स्प्लिट अलोंग विद डिविडेंड एंड स्पेशल डिविडेंड अनाउंस किया है। कहीं ना कहीं ये स्टॉक में ऑलरेडी प्राइस इन हो गया था, तो आज हमने थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग देखी है, बट इस लेवल पे ये काफी अट्रैक्टिव लग रहा है एंड नंबर्स जो है एंड आगे जो मैनेजमेंट ने कमेंट्री दी है 25-26% ग्रोथ मेंटेन करने की। एट द सेम टाइम क्रेडिट कॉस्ट जो इस लेवल पे पीक आउट हो रहा है, सो यहाँ से एसेट क्वालिटी और फर्दर इम्प्रूव होगा। सो बजाज फाइनेंस इस लेवल्स पे हम एक्सप्लोर कर सकते हैं एंड इसमें टारगेट प्राइस 10,000 करेगा। शुक्रिया करें स्नेहा जी, उससे पहले अपना डिस्क्लेमर भी दे दें। ये हमने आज जो भी स्टॉक्स डिस्कस किए उसमें मेरी कोई भी पर्सनल होल्डिंग नहीं है, क्लाइंट्स को हमने जरूर सजेस्ट किया हो सकता है। ठीक है, तो ये है स्टैंडर्ड डिस्क्लोजर स्नेहा जी की तरफ से आता हुआ। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे स्नेहा इस अहम जानकारी के लिए, निवेशकों का मार्गदर्शन करने के लिए। फिलहाल कल की तैयारी में इतना ही। शुक्रवार को आपसे मुलाकात होगी और आप अपने सवाल आज भेज दीजिए, शुक्रवार को उनके जवाब आपको मिलेंगे। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।